नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हमारे साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए जिसमें आज हम लोग समझेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम, शेप ऑफ ऑर्बिटल और नोडल प्लेन। इस सेशन में हम आगे बढ़े, आपको बताते चलें कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझते हुए हमने डी ब्रॉगली का मैटर वेव इक्वेशन, साथ ही साथ हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और साथ ही साथ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हम लोगों ने ये सीख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। और वेव को लेकर के जब हम उसकी बात करते हैं कि उसके पाए जाने की संभावना, उसकी फाइंडिंग, इसके लिए कोई मुझे फिक्स वैल्यू ना मिल करके मुझे एक वर्ड मिलता है जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। और उस पाए जाने की संभावना को जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने एक वेव फंक्शन निकाला था साई, उस साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। साई स्क्वायर क्या बताता है? साई स्क्वायर ये बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले को हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते थे और इसको हम रिप्रेजेंट करते थे ऑर्बिटल। जिस तरह से हमको ये बताया गया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो रीजन है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो स्पेस है जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऐसा भी मिलेगा जहां पर मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो होगी, लगभग जीरो होगी। उस मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाला जो रीजन होगा उस रीजन को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ये नोड भी हमको दो तरीके से मिलेगा। एक को हम बोलते हैं रेडियल नोड और एक होता है रेडियल नोड को हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। रेडियल नोड को और किस नाम से जानते हैं? स्फेरिकल नोड। या दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है नोडल प्लेन। समझ गए हमारी बात? जिस तरह से हम लोग डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर को समझते हुए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं, उसी तरह से हम मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाले रीजन को हम नोड कहते हैं। और ये नोड हमको मिलता है दो प्रकार से। कैसे आप नोड को समझेंगे? तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं बाउंड्री सरफेस। और जब हम बाउंड्री सरफेस की बात करें तो सबसे पहले आप इसको अच्छे समझिए कि आपके एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और उसके तरफ जब हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं कि हमें पर्टिकुलर लाइन से खींच दे कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो उसके पाए जाने की संभावना को दिखाते समय हम जब डॉटेड पॉइंट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हम इस फिगर में तो 2D है बट एक्चुअल में 3D है। और जब इस 3D में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एक न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रा करो। ये जो लाइन 2D में तो लाइन है बट 3D में देखें तो एक स्फीयर बनेगा। ये जो सरफेस है, ये जो लाइन है, क्योंकि न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है और इक्वल डिस्टेंस पर है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी सेम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो इक्वल है। तो ये जो सरफेस है, इसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस कोई एक है नहीं, कितने भी एंगल पर, कितने भी डिस्टेंस पर आप सरफेस बनाते हैं तो बहुत सारे आपको बाउंड्री सरफेस मिलेंगे। और उन बाउंड्री सरफेस में जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी उसी को आप ऑर्बिटल कहते हैं। और जहां पर प्रोबेबिलिटी मिनिमम मिलेगी उन्हीं को आप क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इसको अगर हम अच्छे से देखें तो अगर हम इस फिगर को देखें, इसको आप पढ़ करके समझ लीजिएगा। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो ये जो आपका 1s ऑर्बिटल है, 1s में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब ज्यादा है, इससे दूर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, बट कहीं कोई जीरो नहीं है। तो यहां पर आपको जो रेडियल नोड मिलता है वो कितना मिलता है? जीरो, क्योंकि पहला ऑर्बिटल ही है। लेकिन अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें तो इससे पहले आपके 1s ऑर्बिटल आ चुके होंगे। तो यह 1s ऑर्बिटल के बाद में जब आप 2s ऑर्बिटल को ड्रा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने पर घटती है और एक रीजन ऐसा आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है। जीरो ना कहें, ऑलमोस्ट जीरो कहें। ये ऑलमोस्ट जीरो या मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस या नोड कहते हैं।
अब 2s में अगर आप बात करें तो 2s में आपको एक नोड मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, इस फिगर में जो आपको व्हाइट 2s ऑर्बिटल में ये व्हाइट वाला जो रीजन है, ये मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन है, यही इसका नोड है। 2s में आपको एक रेडियल नोड मिला। कितना मिला? एक रेडियल नोड मिला। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी आपका डंबल शेप होता है, एक्सिस के उस पार इस पार। ऐसे में पी में उस ऑर्बिटल के अंदर एक प्लेन भी मिलता है। जब आप पी ऑर्बिटल की बात करोगे तो पी ऑर्बिटल में यहाँ नोडल प्लेन मिलेगा, रेडियल नोड भी मिलेगा बट नोडल प्लेन भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 1s और 2s ऑर्बिटल को ही ध्यान में रखें। जैसे 1s में क्योंकि इसका कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई नोडल प्लेन मिले, ये यहाँ पर कोई नोडल प्लेन नहीं मिलता है। बट रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड की बात करें तो स्फेरिकल नोड आपको मिलेंगे। लेकिन 1s में चूंकि पहला ही ऑर्बिटल है, इसलिए 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड 0। 2s में बात करें तो आपको 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 3s की बात करें तो आपको 2 मिलेगा। 4s की बात करें आपको 3 नोडल प्लेन मिलेंगे। कैसे? इसको देखने के लिए हम लोग इस फिगर को देख करके बहुत अच्छे से 1s 2s को समझ जाएंगे। आगे हम बढ़े तो ये आपका फिगर है जो बहुत अच्छे से बाउंड्री सरफेस डायग्राम को बनाते हुए आपको अलग अलग नोडल प्लेन को भी समझा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए कोई नोडल सरफेस आपको नहीं है, जो बीच में दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। इसको आप ये मत समझ लीजिए कि व्हाइट है तो ये भी एक नोडल सरफेस, ऐसा नहीं है। 1s में आपको कोई नोड नहीं दिख रहा है, लेकिन जब 2s में जा रहे हो तो ये आप देखिए 1s और 2s के बीच में आपको ये दिख रहा है। ऐसे अगर आप 3s की बात करो कि आपको दो रीजन आपको मिल रहा है व्हाइट में, यानी मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन है, तो यहाँ 2 नोड मिल रहा है, यहाँ पर 1 नोड मिल रहा है और यहाँ पर 0 नोड मिल रहा है। समझ गए? या आप बहुत अच्छे से समझ गए। यानी अगर मुझे इसको कुछ रिप्रेजेंट करना हो यस ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड कितने हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर जो नोड है ओनली रेडियल नोड है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी के लिए भी, जैसे 1s है तो 0, 2s है तो 1, 3s है तो 2, 4s है तो 3। क्या रिलेशन है? वैसे मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो आगे देखे 1 2 3 4 ये n की वैल्यू है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं टोटल तो n-1 नोड आपको मिलेंगे। और अच्छे से देखें तो आप देखिए n-l-1 इससे आपको मिल जाएगा रेडियल नोड। आप 1s की बात करो भैया, n की वैल्यू 1, यल यस ऑर्बिटल के लिए यल की वैल्यू 0 -1 क्या मिला आपको? 0। 2s की बात करें तो n की वैल्यू 2, यल की वैल्यू सबके लिए 0 है, -1 आपको मिलेगा। एक इस तरह से देख लोगे ये आपको बता देगा रेडियल नोड। ठीक इसी तरह से अब आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हुए आप पी ऑर्बिटल की ओर चले। पी ऑर्बिटल आपका डंबल शेप का होता है और जब आप इस डंबल शेप की बात करेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे 2 लोब होता है और इस दोनों लोब के बीच में ये वाला रीजन देखिए, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। इसको आप क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। क्या देखते हैं? नोडल प्लेन। ऐसे एक्स वाले में भी, पीजेड में भी, पीवाई में भी, सब में आपको एक एक नोडल प्लेन मिलेगा। क्यों नोडल प्लेन मिल रहा है? क्योंकि पी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल का मतलब क्या है? पी में जो 3 ऑर्बिटल हैं वो अलग अलग डायरेक्शन पर होने पर इनके अलग अलग नाम है और अलग अलग डायरेक्शन में होने पर इनके अलग अलग डायरेक्शन में आपको मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन भी मिलता है, जिसे हम नोडल प्लेन बोलते हैं। तो पी में एक नोडल प्लेन मिलता है हर एक पी ऑर्बिटल में। अब उस नोडल प्लेन का डायरेक्शन ऑर्बिटल वाइज अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इसको भी अगर हम देखें तो आपका ये फिगर जो दिख रहा है यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो पी ऑर्बिटल है इसमें हर ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन मिलता है। अगर पी एक्स ऑर्बिटल की बात करें तो नोडल प्लेन वाई जेड प्लेन में होगा, पी वाई की बात करें तो एक्स जेड प्लेन में होगा, अगर पी जेड की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में होगा। तो नोडल प्लेन आपको एक मिलेगा। लेकिन रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड आप देखें क्योंकि 2p की बात करो भैया
तो पी की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है। तो पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखोगे तो न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पर कोई आपको नोड नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर 0 रेडियल नोड आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 3p की बात करो तो दूसरा ऑर्बिटल है, यानी यहाँ पर अगर आप दूसरा ऑर्बिटल ड्रा कर रहे हैं, इस रीजन में आप ऐसे बनाओ दूसरा ऑर्बिटल जो कि आपका 3p होगा, तो आपको मालूम है इस बीच में एक रीजन आपको मिल जाएगा भैया, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला नोडल प्लेन। तो यहाँ पर आपको एक रेडियल नोड मिल जाएगा। आप अपना फार्मूला लगाइए, बहुत अच्छे से पता कर लेंगे। अगर आप 4p की बात कर रहे हैं तो अगला आपका चलेगा, उस स्थिति में आप देखेंगे 4p में आपको 2 नोडल प्लेन, सॉरी 2 रेडियल नोड मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप देख लेंगे टोटल नोडल प्लेन और नोड्स किस तरह से आप बताएंगे, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वही जो स्फेरिकल नोड है उनकी वैल्यू क्या n माइनस l माइनस 1 अभी आपको पहले बता चुके हैं, टोटल नोड तो वही आपका n माइनस 1 ही है। और जो नोडल प्लेन है तो p ऑर्बिटल में नोडल प्लेन एक होता है, 3 ऑर्बिटल है चूंकि, और तीनों ऑर्बिटल के लिए एक एक नोडल प्लेन आपको मिलेंगे और वो नोडल प्लेन अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। जो आपके जो तीनों ऑर्बिटल हैं जिन्हें आप px कहते हैं, py कहते हैं और जिसे आप pz कहते हैं, इनकी एनर्जी इक्वल होती है। और कोई भी ऑर्बिटल अगर इक्वल एनर्जी वाला है उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, इसलिए हमको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। इनकी डीजेनरेसी कितनी है, 3 ऑर्बिटल की है, ये ट्रिपली डीजेनरेट है। ठीक इसी तरह से अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल में आपको 5 ऑर्बिटल बताए होंगे। डी में कितने होते हैं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, और इन पांचों ऑर्बिटल के अलग अलग ओरिएंटेशन की वजह से इनको हम अलग अलग तरीके से जानते हैं। यानी डी ऑर्बिटल में भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, यानी डायरेक्शन चेंज करने पर अलग अलग ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। और डायरेक्शन को देखते हुए अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर को आप अच्छे से देखिए और आपको मिल जाएगा क्या, ये जो आपका है जेड एक्सिस पर एक लोब है और एक्स वाई प्लेन में आपको कॉलर दिख रही है, इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर। मेरे दोस्त इनके आकार इनको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे तो आगे केमिकल बॉन्डिंग या बहुत सारी चीजों को समझने में बड़ी दिक्कत हो। यहां पर अगर आप देखें ये जो आपका दूसरा ऑर्बिटल है, इसके एक्स एक्सिस पर दोनों लोब और वाई एक्सिस पर दोनों लोब है, इनको मुझे लिखना हो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक ऑर्बिटल तो आपका ये हुआ, दूसरा ऑर्बिटल ये हुआ। अगर इसमें आप बात करें तो इनके जो लोब हैं वो लोब एक्सिस पर हैं, और एक्सिस पर होने की वजह से इन्हें हम एक्सियल या अक्षीय कक्षक कहते हैं। अब जो अलग दूसरे वाले ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर देखो डी एक्स वाई, इनके जो 4 लोब हैं, 4 लोब में से 2 लोब, इनके जो लोब हैं वो यक्स और वाई के बीच में है, वाई और यक्स के बीच में है, तो इन्हें हम क्या बोले, डी एक्स वाई। अगर वाई और जेड एक्सिस के बीच में इनके लोब आ जाए तो डी वाई जेड ऑर्बिटल, जेड और यक्स ऑर्बिटल, जेड और यक्स के बीच में आ जाए तो डी जेड एक्स। यानी ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं इनके जो लोब हैं किसी अक्ष पर नहीं है, एक्स वाई जेड एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इंटर एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, इंटर एक्सियल ऑर्बिटल, यानी अंतर अक्षीय कक्षक है। ये क्या है, अंतर अक्षीय। मेरे दोस्त आप अच्छे से समझ गए, पी में जो ऑर्बिटल हैं इनके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है और अलग अलग डायरेक्शन में होने पर इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें से 2 ऑर्बिटल आपको मिले एक्सियल, जिसको आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहते हैं, और तथा 3 आपको जो मिल रहे हैं वो डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स। ये जो तीनों हैं ये इनके जो लोब हैं वो एक्सिस के बीच में है, इन्हें आप इंटर एक्सियल ऑर्बिटल भी कहते हैं। जो आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, आपको फिगर से देखने से ये अजीब सा दिख रहा है, आपको 2 लोब मिल रहा है और एक एक्स वाई प्लेन पर आपके कॉलर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जब ये 4 लोब बना रहा है तो 4 लोब देखने से ये स्पष्ट हो जा रहा है उन लोबों के बीच में। जैसे अगर मैं बनाऊं, अगर मैं सोचूं, इस ऑर्बिटल को आप देखिए तो ये इस वाले, इससे अगर एक प्लेन आप ड्रा करो तो इस पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम मिल जाएगी, इस पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम मिल जाएगी, यानी यहाँ पर आपको 2 नोडल प्लेन मिलेंगे। ऐसे सब जगह आपको 2-2 नोडल प्लेन मिलेंगे। इसका मतलब जो, इसको और भी तरीके से दिख लगना चाहते हो ऐसे दिख लो, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस अलग अलग होती है तो उनको आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं तो जो आपका डी ऑर्बिटल है उसमें
दुई नोडल प्लेन होते हैं। कितने होते हैं? 2 नोडल प्लेन। अलग अलग डायरेक्शन में कैसे कैसे ये दिख रहे हैं, उनको आप अच्छे से देखिए और समझिए और बनाइए। ये जो आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल, अभी आपको थोड़ा अजीब सा दिखता है क्योंकि एक लोब और उसके चारों तरफ कॉलर दिखता है। ये आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। इसमें जो नोडल मिल रहा है, नोडल सरफेस जो मिल रही है, ये कोन शेप में मिल रही है। इसमें भी एक कोन इधर, एक कोन यानी यहाँ भी आपको 2 नोडल सरफेस मिल रहा है। कई बुक्स इसके लिए कह देती हैं कि इसमें नोडल प्लेन 0 है, क्योंकि यहाँ प्लेन ना होने की वजह से यहाँ 0 नोडल प्लेन बोल देते हैं, बट यहाँ भी नोडल सरफेस है, बट वो कोन शेप में है। तो जैसा एग्जाम में पूछा जाए उस हिसाब से ऑप्शन को ध्यान में रख के कि dz स्क्वायर को लेकर करके नोडल सरफेस या नोडल प्लेन कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उस हिसाब से आप उसका आंसर दे देंगे। ये आपके हुए डी के जो 4 लोब हैं, उनको अपने अपने हिसाब से आप अरेंज कीजिए, और अरेंज करने के बाद में आप इसे बहुत अच्छे से समझते हुए आप ये ऐसे जोड़ दो भैया। हमने एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रख दिया, तो एक्स वाई ऐसे अलग अलग एक्सिस में रखते जाइए लोब को, और अलग अलग ऑर्बिटल आप आराम से बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखें लोब, अलग अलग लोब, अलग अलग शेप, और उसमें नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। अगर हम रेडियल नोड की बात करें डी ऑर्बिटल के लिए, तो रेडियल नोड की बात करें तो यहाँ ऑर्बिटल की शुरुआत ही 3D से होती है, यानी यहाँ पर कोई रेडियल नोड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 4D की बात करूं तो यहाँ 3D और 4D के बीच में आपको एक मिल जाएगा, यानी यहाँ पर जो रेडियल नोड मिलेगा वो एक मिलेगा। 5D की बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पर रेडियल नोड जो मिलेंगे वो 2 मिल जाएंगे। ऐसी समय स्थिति में आप अपना वो फार्मूला लगाना चाहो तो उसे भी आप लगा दीजिए। रेडियल नोड के लिए n माइनस यल माइनस 1 आप कैलकुलेट करोगे, आपको बहुत अच्छे से रेडियल नोड कहो या स्फेरिकल नोड कहो, आपको पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं, और सीखते सीखते आप हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। इस आप फिगर को देख लीजिए, 4 लोब अलग अलग एक्सिस पर आप अपना प्लेन बनाइए और प्लेन बना करके समझ लीजिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको 4 इमेज दिख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से देखें। डी के 5 ऑर्बिटल हैं, 5 में से ये जो है, इनके लिए जो यम की वैल्यू है, किसके लिए +-2, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए +-2, वाई जेड और या एक्स जेड के लिए +-1, इनमें से कुछ रखिए। लेकिन डी जेड स्क्वायर के लिए यम की वैल्यू क्या है? 0। ठीक इसी तरह से पी एक्स में, पी वाई में और पी जेड में, पी जेड के लिए यम की वैल्यू 0, और इन दोनों में से किसी के लिए भी प्लस या किसी के लिए माइनस, +-1 इन दोनों के लिए हो जाएगा। चाहे किसी को प्लस चेक करो, चाहे जिसको माइनस, लेकिन पी जेड वाले के लिए आप यम की वैल्यू आप 0 ही मानेंगे। इसमें आप देख लीजिए भैया, 2 ऑर्बिटल है, अलोंग दी एक्सिस है, यानी एक्सिस पर ही है, और 2 आपके इन बिटवीन दी एक्सिस हैं। तो उस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब आपको हम एक फिगर, एक टेबल आपको दिखा रहे हैं। उस टेबल को आप देख करके आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे कौन सा ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के लिए टोटल रेडियल या स्फेरिकल नोड आप कितने होंगे, साथ ही साथ अगर नोडल प्लेन पता करना हो तो वो कितना होगा। आप बहुत अच्छे से सोचोगे, जो यल वैल्यू है वो यल वैल्यू ही नोडल प्लेन को बताती है, और n माइनस यल माइनस 1 ये आपके रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड को बताती है। और टोटल नोड अगर आपको पता करना है तो टोटल नोड की बात के लिए n माइनस यल, यहाँ से आपको मिल जाएंगे टोटल नोड। मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से आप समझते हुए आज के इस लेक्चर में आपने ये समझ लिया होगा नोडल प्लेन क्या है, बाउंड्री सरफेस क्या है, नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है। इन सारी चीज को समझते हुए पूरा एंजॉय आपने किया। आप हमारे साथ इतनी देर तक रहे, ध्यान से आपने सुना और पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम आगे मिलेंगे आप बाउ नियम को, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इन सारी चीजों को समझते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।